हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अंदर ये पढ़ा है कि अगर आप किसी भी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन कराते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो हमेशा यूनिक होता है। ये बात है ना? इसी का हम फ़ायदा उठाएंगे और एक प्रॉपर्टी बना लेंगे। वो फ़ायदा हम कैसे उठाएंगे उसको समझो। जैसे मान लो बच्चों, आप बोर्ड पर 2 डिजिट का कोई ऐसा नंबर बोलो जिसकी एंड डिजिट 0 हो। 20, किसी बच्चे ने कहा 20, ठीक है। ये 2 डिजिट का ऐसा नंबर है जिसकी एंड डिजिट कितनी है, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 0 है, ठीक है। अब मैं आपको इसके फैक्टर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा रहा हूँ। तो देखो 2 से डिवाइड किया 10, फिर इसके बाद 5 से कराया, 2 से कराया तो फिर 5 और फिर 5 से 1। तो यहाँ पर जो नंबर आए उसमें 2 and 5 आया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या आया, मैंने एक चीज देखी कि 2 आया और 5 आया, ठीक है। अब कोई भी 2 डिजिट का नंबर बोलिए जिसकी एंड डिजिट 0 हो, कोई और नंबर। 50, ठीक है। तो चलो मैंने यहां पर लिख लिया 50। अब देखिए 2 से डिवाइड कराएंगे 25, 5 से कराया, फिर अगेन 5 से कराया। तो इनके भी फैक्टराइजेशन में हमने देखा क्या आ रहा है, 2 and 5। अब आप कोई 3 डिजिट का नंबर बोलिए जिसकी एंड डिजिट 0 हो। 300, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिखा 300, ओके। 2 से कराया 150, ठीक है। फिर 2 से कराया कितना, 75। फिर किससे कराया, 3 से कराया, 3 2 जा और 3 5 जा। फिर 5 से कराया, कितना आया, 5, और फिर अगेन 5 से कराया। अगेन हमने ये देखा कि क्या आ रहा है फैक्टराइजेशन के अंदर, 2 and 5। अरे सर 3 भी तो आ रहा है, लेकिन हम 3 नहीं देखना चाहते, कुछ और आ रहा है तो उसे आने दो। लेकिन हर हाल में 2 चीजें ऐसी हैं जो जरूर आ रही हैं, वो क्या क्या हैं, ये समझ आ रहा है, ठीक है। अब लास्ट एक और करके देखते हैं। कोई एक ऐसा 4 डिजिट का नंबर बोलिए जिसकी एंड डिजिट 0 हो। 4 5 6 0, किसी बच्चे ने कहा चलो 4 5 6 0, कुछ भी ऐसे ले लो रैंडम, 4 5 6 0, ठीक है। तो जब हम इसको फैक्टराइज करना स्टार्ट करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो देखो बच्चों 2 से डिवाइड कराया, 2 जा 2 जा और 8 जा और 0, ये ठीक लिखा मैंने, ठीक है। फिर से 2 से 1 1 और 4 और 0, अगेन 2 से 5 और 7 और 0, फिर अगेन फिर से कराइए, 2 जा और फिर यहां पर 8 जा और यहां पर 5 जा। फिर 3 से कराइए, तो यहां पर 3 9 जा और 3 5 जा। फिर से कराइए, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, अब नहीं होगा, किससे होने लगेगा, 5 से। तो 5 से हमने डिवाइड कराया तो यहाँ पर आया 5 1 जा और 9 जा, और फिर 19 से 1। अगेन हमने ये देखा कि वहां पर फिर से क्या आया, 2 and 5, ये समझ आया, ठीक। इसका मतलब अगर मैं 5 डिजिट वाला ऐसा नंबर लूं जिनकी यूनिट डिजिट 0 हो, मैं लाख डिजिट वाला ऐसा नंबर लूं जिसकी एंड डिजिट 0 हो, ये बात पक्की है कि उसके फैक्टराइजेशन में और नंबर आ रहे हैं, उन्हें आने दो। लेकिन हर हाल में उनके फैक्टराइजेशन में 2 नंबर ऐसे हैं जो जरूर आते होंगे, वो कौन से हैं, 2 and 5। ये बात समझ में आ रही है? सिर्फ 2 and 5 आ रहे हो ऐसा भी हो सकता है, या 2 and 5 के अलावा कोई और नंबर आ रहा हो वो भी हो सकता है, लेकिन 2 और 5 जरूर आ रहे होंगे, ठीक है। तो अब मैं अगर आपसे एक बात कहता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों, मैं यहां पर एक नंबर लिखने वाला हूं, कोई भी ऐसी रैंडम लिखूंगा, लेकिन उसकी एंड डिजिट 0 लिखूंगा, 2 4 9 7 0, ऐसे मैंने कुछ लिखा। बताओ इसके बारे में एक यूनिक बात बताओ, इसके फैक्टराइजेशन के बारे में एक यूनिक बात बताइए। हाँ सर, इसके फैक्टराइजेशन मैंने कराए नहीं है अभी, लेकिन मैं इतनी बात गारंटी से कह सकता हूं कि इसमें 2 और 5 जरूर आ रहे होंगे। पक्की बात है? यस, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कहता हूं कि अगर इसकी एंड डिजिट 0 ना हो, ठीक है, तो वहां पर क्या 2 और 5 दोनों आ रहे होंगे?
2 और 5 नहीं आ सकते, 2 और 5 नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि सर अगर फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ रहे होंगे तो 2 इंटू 5 कितना होता है 10, लास्ट डिजिट में हर हाल में क्या आ रहा होगा 0। ठीक है, तो इस चीज को आप ऐसे समझो कि अगर एंड डिजिट 0 हो तो हर हाल में 2 और 5 क्या होता है फैक्टराइजेशन में आता है। ठीक है, तो अगर 2 या 5 फैक्टराइजेशन में नहीं आया, दोनों अगर फैक्टराइजेशन में नहीं आए, तो इसका मतलब वो डिजिट 0 से एंड नहीं हो रही होगी। पक्की है या नहीं बात? कोई भी आप नंबर करके देख सकते हो। ठीक है, कोई भी नंबर, कितने भी नंबर करके देखते रहना, सिर्फ 2 आ रहा होगा। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए 8 है, इसके फैक्टराइजेशन में सिर्फ क्या आता है 2 आ जाता है, सिर्फ 2 आता है ना। 125 है, 125 में सिर्फ क्या आता है 5 आता है। ठीक है ना, सिर्फ 5 आता है। लेकिन आपको कभी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आते हों और उसकी एंड डिजिट 0 ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर एंड डिजिट 0 है, लास्ट वाली डिजिट अगर 0 है, तो फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आएगा ही आएगा। ठीक है, ओके। तो अब मान लो मैं आपको कोई नंबर लिख कर दूं और मैं लास्ट में 0 लिख दूं, तो आप क्या कहोगे कि सर उसके फैक्टराइजेशन में क्या आता होगा। और मैं अगर ऐसा बोलूं कि वो जो नंबर है उसके फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 आ रहा है, तो क्या उसकी लास्ट डिजिट 0 हो सकती है? मैं कहूं कोई नंबर मैं आपको लिख कर दूं और छुपा लूं उसको, और मैं ये बता दूं कि इसके फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आ रहा, 2 आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा, तो बताओ उसकी एंड डिजिट 0 हो सकती है क्या? नहीं। या इसका उल्टा, मैं कह रहा हूं सिर्फ 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, तो क्या उसकी एंड डिजिट 0 हो सकती है? नहीं। जब तक 2 और 5 दोनों नहीं आएंगे तब तक एंड डिजिट 0 हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक नंबर लिख रहा हूं आपके सामने बोर्ड पर, 6 की पावर n। ठीक है, और मैं आपसे ये पूछता हूं कि 6 पावर n की क्या एंड डिजिट 0 हो सकती है n की किसी भी वैल्यू के लिए? इस बात का क्या मतलब है समझते हैं। देखो 6 की पावर n का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लो। जैसे n की वैल्यू यहां पर 1 पुट करेंगे तो यहां पर क्या आएगा आंसर, फिर n की वैल्यू क्या पुट की तो यहां पर आंसर क्या आया, फिर यहाँ पर 6 की पावर 3 पुट की, यहाँ पर कुछ आंसर आया, फिर 6 की पावर 4 पुट की, यहाँ पर कुछ आंसर आएगा, 6 की पावर 5 पुट करेंगे, यहाँ पर कुछ आंसर आएगा, 6 की पावर 100 पुट करेंगे तो यहाँ पर कुछ आंसर आएगा। हाँ या ना? वो ये पूछ रहा है कि जितनी भी आप 6 की पावर n में जैसे ही आप 1 2 3 रख रहे होगे वैल्यू, क्या किसी आंसर की एंड डिजिट 0 होगी, ये पूछ रहा है वो। 6 की पावर n का क्या मतलब हो गया, n वहां पर कोई एक नंबर है, कोई आपका जैसे 1 हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी होगा। तो n की इन वैल्यू के लिए जब आप इनको सॉल्व करोगे तो क्या किसी नंबर की लास्ट डिजिट 0 आ रही होगी? आपको कैसे पता नहीं आ रही होगी? तो आप कहोगे कि सर किसी नंबर की एंड डिजिट 0 नहीं होगी, कब? जब उस नंबर के फैक्टराइजेशन में क्या नहीं आ रहा हो, 2 and 5। पक्की है? अगर एंड डिजिट 0 होती, मान लो एंड डिजिट 0 है, तो हर हाल में इसके फैक्टराइजेशन में क्या आना चाहिए? 2। ये बात पक्की है। तो हमने ये कहा कि देखो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब आप केवल ये देख लो ना कि 6 के जो फैक्टर हैं वो क्या होते हैं, 2 इंटू 3 की पावर n। अब यहां पर फैक्टर में सिर्फ क्या आ रहा है 5 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा 5, तो इसका मतलब यहाँ n की वैल्यू कुछ भी पुट करते रहना, 1 2 3 4 5 100 1000 कुछ भी, लेकिन किसी भी चीज का आंसर क्या नहीं आ रहा होगा, किसी भी चीज का आंसर किससे एंड नहीं हो रहा होगा, 0 से। एंड डिजिट 0 नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर में 2 तो आ रहा है बट क्या नहीं आ रहा, 5। ठीक है, 5 इज नॉट अ फैक्टर, not a factor of 6, that is why 6 power n can't be and with digit बोलो 0।
जीरो से एंड नहीं हो सकता ये। ठीक है, बात आ गई थी आपको समझ में? ठीक, अच्छा एक बार फिर से ध्यान दीजिए। देखो प्यारे बच्चों, यहां पर मैंने लिखा 4 की पावर n। क्या लिखा? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो 4 की पावर n है, इनके आंसर्स में क्या एंड डिजिट कभी जीरो हो सकती है? तो ये पहले तो ये समझ में आ गया 4 की पावर n का मतलब वो पूछ क्या रहा है। 4 की पावर n का मतलब वो पूछ रहा है जैसे 4 की पावर 1 रखो n की जगह तो आंसर कितना आएगा। अब जैसे 2 रखो तो आंसर कितना आएगा 16, जैसे 3 रखो तो कितना आएगा 64। ऐसे ही वो पूछ रहा है कि ऐसे ही इनको रखते जाएं इन n की वैल्यू को रखते जाएं तो क्या कभी लास्ट वाली डिजिट जीरो होगी? बहुत सारे आंसर आएंगे ना, क्या उसमें लास्ट वाली डिजिट जीरो होगी? n की किसी भी वैल्यू के लिए जीरो होगी, ये जानना चाहता है। तो हमने क्योंकि ये पढ़ लिया है कि जीरो तो तभी आ सकता है जब फैक्टर में क्या आ रहे हो, 2 और 5 दोनों आ रहे हो। सिर्फ 2 आ जाए तो काम नहीं बनेगा, सिर्फ 5 आ जाए तो काम नहीं बनेगा। तो हमने इस 4 के फैक्टर करके देखे तो क्या आया 2 × 2। अब यहां पर 2 तो आ गया, क्या नहीं आया 5 नहीं आया सर। तो इसका मतलब आप अगेन क्या लिखोगे 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ किसका 4 का। दैट इज वाई 4 पावर n कांट बी एंड विद बोलो विद डिजिट जीरो। यस, n की वैल्यू तो 1 आ जाएगा, जीरो कहाँ आया n डिजिट? 4 की पावर सर मैं जीरो कर दूं तो 4 की पावर जीरो किसके इक्वल होता है 1। क्या एंड डिजिट जीरो आई? नहीं आई सर। ये समझ आया? ठीक है, अच्छा अब फिर से ध्यान दो, मैंने 2 क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर कर दिए। ये दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। हालांकि ये एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया होता है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 1.1 का न्यू एनसीईआरटी से। ठीक है, और ये एक और मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा 4 पावर n का। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा हूं और आप लोग बताएंगे क्या n की किसी वैल्यू के लिए वो नंबर का आंसर जीरो से एंड हो सकता है या नहीं। ठीक है, आप लोगों को वो आंसर करना है। ठीक है, तो मैं नंबर यहां पर लिखता हूं 30 की पावर n। 30 पावर n, क्या n की किसी वैल्यू के लिए इसकी एंड डिजिट जीरो आ जाएगी? आ जाएगी। कैसे पता करा प्यारे बच्चों आपने? तो आप कहोगे सर हम इसके फैक्टर करा लेंगे। फैक्टर कराओ, तो फैक्टर जब आप देखो 30 के कराते हो तो पहले 2 से कराया 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। तो यहाँ पर 2 × 3 × 5, इसकी पावर क्या n। अब हमने देखा कि 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यस अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बिकॉज 2 और 5, यहां पर मुझे लिखना होगा बिकॉज 2 और 5 आर फैक्टर्स ऑफ 30, दैट इज वाई इट कैन बी एंड विद डिजिट जीरो। और उसका प्रूफ क्या है सर? प्रूफ दे के दिखाना। तो देखो प्यारे बच्चों 30 की पावर n है, n की वैल्यू 1 रख रहा हूं तो आंसर क्या आया? देखो आ गई एंड डिजिट जीरो, आया ना। 30 की पावर जैसे मान लो 2 लिखा मैंने, तो इसका आंसर आएगा कितना? कितना आएगा 900। ठीक है, तो 900 में एंड डिजिट कितनी आई? ठीक है, तो ये प्रूफ है इसका। ठीक है, तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाओगे जब एग्जाम में आएंगे। तो एक्चुअल में इन क्वेश्चन में ना शो करने के लिए बोला जाता है कि शो करके दिखाओ कि ये एंड डिजिट इसकी क्या नहीं आ सकती, जीरो नहीं आ सकती। तो आपको एग्जाम में ऐसी लैंग्वेज की टर्म में इसको लिख कर आना पड़ेगा। क्या क्या देखा है? एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, ये सब सीखा हमने। और फिर हमने देखा कि 2 नंबर का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये हमने देख लिया था। ठीक है, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की हेल्प से ही हमने ये भी समझ लिया था कि 6 पावर n
कांट बी एंड विद डिजिट 0, क्योंकि कोई भी नंबर जिसकी पावर n हो उसको n डिजिट 0 हो जाने के लिए क्या होना चाहिए, उसका जो फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, 2 and 5 दोनों होने चाहिए। ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जिस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो देख लेते हैं। हालांकि इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि जिनके दो ही फैक्टर होते हैं। कौन कौन से, एक तो वो खुद और 1, ठीक है। तो उसके लिए एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा 2, 3, 5, 7 एटसेट्रा, ओके। कंपोजिट नंबर स्टार्ट होता है 4 से, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर हैं जिनका 1 के अलावा और अपने अलावा भी और भी कोई फैक्टर होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए 4 के 3 फैक्टर हैं, 1 है, 4 है और 2 है ना। तो 4, 6 है ना, 8 एटसेट्रा, ओके, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। अब हमारे पास एग्जाम में क्या करता है वो कि कोई एक ऐसा नंबर लिख कर दे देगा और आपको बोलेगा कि चेक करके बताओ कि ये कंपोजिट नंबर है या एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो मैं अपने माइंड में एक डेफिनेशन अभी पहले सेट कर लूँ। क्या, प्राइम नंबर तो वही नंबर हो सकता है जिसका खुद के अलावा सिर्फ 1 ही फैक्टर हो, खुद के अलावा 1 ही एक फैक्टर हो सकता है बस उसका, है ना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये प्राइम ना होकर क्या होगा, कंपोजिट होगा। इतनी बात मैं जानता हूँ, ठीक है। तो मैं आपके सामने बोर्ड पर एक नंबर लिखूंगा और आप लोग चेक करके बताओगे कि वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखिए ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आया इस तरह से, 12 प्लस 12 प्लस 13 इंटू 11, लाइक इस तरह का कोई क्वेश्चन आया। अब इसको चेक करना है कि ये प्राइम है या कंपोजिट है, तो उसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो इनका मल्टीप्लाई करा लो, फिर ऐड कर लो, फिर चेक करो इनके फैक्टराइजेशन करा के, या जो भी दूसरे तरीके हैं उनसे, है ना, कि ये कंपोजिट है या प्राइम है। दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका ये है, ध्यान केवल बोर्ड पर ध्यान देंगे, ये वाला जो टर्म है ये एक टर्म लिखा हुआ है, हाँ या ना, यस और नो। और ये जो लिखा हुआ है ये भी पूरा एक टर्म है। देखो प्लस के बाद इधर भी एक टर्म है, इधर भी एक टर्म है, तो ये 2 टर्म लिखे हुए हैं बोर्ड पर, बीच में उनके प्लस का साइन है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं इस टर्म में से और इस टर्म में से कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है, क्या, 12। तो इन दोनों टर्म में से मैंने 12 कॉमन ले लिया, ठीक। जैसे ही मैंने 12 कॉमन लिया तो यहां पर क्या आया, 1 आ गया, प्लस यहां से 12 गया तो क्या बच गया, 13 इंटू 11, ठीक है। इतनी बात आ गई आपको समझ में। अब अंदर वॉटेवर जो भी कुछ भी उसका आंसर आए सॉल्व होके, मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे बाहर वाले नंबर ने ये बता दिया कि ये इस चीज का क्या है, एक फैक्टर। ये जो टर्म है ये इस सब का क्या है, एक फैक्टर है, और जो कि अदर देन 1 है, अदर देन 1। इसका मतलब ये नंबर कैसा नंबर होना चाहिए, कंपोजिट नंबर। और 12 कॉमन आते ही मुझे पता चल गया कि ये कंपोजिट नंबर है। इस बात का मतलब क्या है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, मान लो बच्चों अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो 2 + 3 इंटू 2 इंटू 5, ओके, ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है। अब मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर बोर्ड पर 2 टर्म लिखे हुए हैं, कितने टर्म, 2 लिखे हुए हैं। उन दोनों में से मैं ये कह रहा हूं कि 2 कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ले लो 2 कॉमन। 2 जब आप कॉमन लोगे तो यहां से 2 गया तो क्या बचा, 1, और 3 ऐसे ही लिखा, इंटू 2 यहां से चला गया, क्या बचा, 5, ठीक है। 2 इंटू, अब 3 इंटू 5 15, 15 + 1 16, ठीक है, ये आ गया। और 16 इंटू 2 कितना, 32। कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम थोड़ी है। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप कि ये प्राइम नहीं है, कंपोजिट है? तो आंसर है यहाँ पर 32 के ये 2 क्या लिखे हुए हैं, 32 के ये 2 फैक्टर लिखे हुए हैं, 2 and 16, ठीक है, जिसमें ना तो वो खुद है और ना 1 है। ये तो हमें तो पता ही है ना कि इस नंबर का 1 भी है, एक फैक्टर होगा, 32 खुद भी एक फैक्टर होगा। लेकिन यहाँ पर हमें 2 फैक्टर दिख रहे हैं उन दोनों के अलावा।
32 और 1 के अलावा 2 फैक्टर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ। ठीक है, अच्छा अब ये जो 16 है इसको ऐसे लिखा गया है, हाँ या ना, देखना ध्यान से, 16 को क्या लिखा गया है, 3 × 5 + 1। ठीक है, और साथ में यहां पर और क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। और फिर अगेन इस चीज को कैसे अच्छा इस टर्म को पूरे को क्या लिखा गया, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया गया, यहां भी मल्टीप्लाई करा दिया गया, तो ये ऐसा एक क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। तो इस क्वेश्चन को ऊपर से नीचे की तरफ देखो, फिर नीचे से ऊपर की तरफ देखो, तो समझ आती है बात क्या, कि जब हमने कॉमन ले ही लिया था तो वो वाला जो टर्म था वो हमारा क्या रहेगा, इस वाले नंबर का क्या फैक्टर क्या रहा होगा, हाँ या ना। देखो जैसे ही मैंने 2 कॉमन लिया, अब अंदर कुछ भी बचा हो ब्रैकेट में, वो ब्रैकेट सॉल्व करके भी लिख लो, वो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद भी इसका वो फैक्टर होगा, और ऑफ कोर्स जो कॉमन लिया था वो भी इसका क्या होगा, फैक्टर। तो यानी कि जो चीज कॉमन आती है वो हमारे फाइनल आंसर का क्या होने वाली है, फैक्टर होने वाली है। तो कॉमन लेते ही पता चल जाता है। ऐसे ही मैं यहां पर कह रहा हूं, मैंने कहा कि इन दोनों में से 12 कॉमन आ गया, अब अंदर जो कुछ भी बचा हो वो हमारे फाइनल आंसर का एक फैक्टर होगा, और 12 भी हमारे फाइनल आंसर का क्या होगा, एक फैक्टर। अब 12 जो है वो अदर देन 1 फैक्टर आया है, तो अदर देन 1 आते ही मैं क्या कहूंगा कि अब ये जो नंबर है वो कैसा नंबर रहा होगा, कंपोजिट नंबर। कॉन्सेप्ट समझ आया क्या चल रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपके सामने में क्वेश्चन रखता हूं, ध्यान दीजिए। 5 + ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में। ठीक है, अब वो आपसे पूछ रहा है शो दैट दिस इज अ कंपोजिट नंबर, या तो शो करने के लिए बोल रहा है, या वो आपसे ये पूछ रहा है कि ये दिखाओ कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, चेक करके बताओ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान दो, यहां पर एक टर्म ये लिखा हुआ है और एक टर्म ये लिखा हुआ है, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, 5। ठीक है, केवल बोर्ड पर ध्यान दीजिए, यहां से जब 5 कॉमन चला गया तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस यहां पर क्या बचा, 1 × 2 × 3 × 4 × 6 7 × 8 × 9, 5 तो कॉमन में चला गया। ठीक है, अब ये वाला कॉन्सेप्ट जब हमने देखा था तो हमें ये बात समझ आ गई थी कि व्हाटएवर जो कुछ भी इसको सॉल्व करके आता है ब्रैकेट को, वो हमारे फाइनल आंसर का एक फैक्टर होता है। लेकिन ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि जो ब्रैकेट के बाहर लिखा था वो भी हमारे फाइनल आंसर का क्या होता है, एक फैक्टर। तो इसका मतलब ये तो एक फैक्टर है ही, बट 5 भी एक फैक्टर है उसका, जो कि अदर देन है। तो क्या लिखूंगा मैं, 5 इज कॉमन फैक्टर अदर देन 1 ऑफ गिवन नंबर। इसलिए जो गिवन नंबर है, देयरफॉर गिवन नंबर कैसा, कंपोजिट नंबर, देयरफॉर गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। इस तरह से क्लियर हुई बात आपको। ठीक है, तो अब बड़े आसानी से आप कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको कर पाओगे। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, एक्सरसाइज है 1.1 और उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह का दिखाई देगा, 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ कंपोजिट नंबर। तो ध्यान दीजिए, इन दोनों में से कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है आपको, 13 यहां से, इसमें से और इसमें से 13 कॉमन आता हुआ दिखा। ठीक है, तो मैंने 13 कॉमन ले लिया। अब क्या बच जाएगा, 7 × 11 और प्लस 13 गया तो क्या बचा, 1। अब कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा है कि ये देखो 13 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट जो लिखा हुआ है उसमें 13 भी एक फैक्टर है और ये भी हमारे फाइनल आंसर का क्या है, फैक्टर है। तो मैं कहूंगा 13 इज अ कॉमन फैक्टर किसका, गिवन नंबर का, गिवन फैक्टर ऑफ कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, बट कैसा, अदर देन 1,
other than 1. That is why we can say given number is composite. कंपोजिट। ये समझ आया सबको? यस, ठीक है। इसी तरह से प्यारे बच्चों इसमें एक पार्ट और भी बनाया हुआ है उन्होंने, वो क्या है? 7 × 6 × 5 4 3 2 1 + 5। ठीक है, इस तरह से आपको चेक करके बताना है, आपको एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, बताइए क्या कॉमन आ रहा है? आएगा 7 6 4 3 2 1 + 1 5 कॉमन चला गया। अब इसको सॉल्व नहीं करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका ये और 5 क्या है? फैक्टर। तो मैं लिख देता हूं कि 5 इज अ फैक्टर। कॉमन क्यों लिख रहा हूं मैं बार बार? 13 इज अ कॉमन फैक्टर क्यों लिखा? नो बच्चों, यहां से बाय मिस्टेक यहां पर मैंने कॉमन लिख दिया। क्या लिखना है? फैक्टर। कॉमन के दो में से कॉमन आता है, ये तो सिर्फ क्या लिखना चाहिए मुझे? फैक्टर। 5 इज अ फैक्टर। 5 इज अ फैक्टर of given number other than 1. इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो गिवन नंबर है, देयरफॉर गिवन नंबर इज कंपोजिट। क्वेश्चन नंबर है 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। ये कोई एक फील्ड है और मैंने माना कि सोनिया यहाँ कहीं है और उसको 1 राउंड कवर करने में 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट, ठीक है। सपोज दे अच्छा, सोनिया के अलावा और कौन है? रवि। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। यहीं पर रवि भी है, ठीक है, यहीं पर कहीं रवि है, उसको कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट एक राउंड लगाने में, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम। दोनों सेम पॉइंट और सेम टाइम से स्टार्ट करें एंड गो इन सेम डायरेक्शन, then after how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है। अब देखो, जब आपने इस प्रॉब्लम को पढ़ा तो इसको पढ़ने के बाद सिर्फ एक चीज ऐसी है जो बच्चों को कंफ्यूजन करती है कि इस क्वेश्चन में एचसीएफ होगा कि एलसीएम होगा, हमें कैसे पता चलेगा? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका मैं आपको पहले तो आंसर दे रहा हूं, ठीक है, सुनो। पहली बात तो ये कि इसमें एचसीएफ या एलसीएम लगेगा ही क्यों? तो आंसर है कि हमें इन दोनों के लिए एक कोई कॉमन पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? कॉमन। तो जब कॉमन की बात हो रही है तो वो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल हो सकता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो सकता है, या लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो सकता है। दोनों में से कुछ होगा, लेकिन कॉमन जरूर होगा, ठीक है। तो इससे ये पता चलेगा कि क्वेश्चन एचसीएफ या एलसीएम का है। नंबर एक बात फिर से सुनो, कैसे पता चला कि एचसीएफ या एलसीएम का क्वेश्चन है? कॉमन चीज निकालनी है हमें। सोनिया और रवि दोनों किसी एक कॉमन पॉइंट पर चाहिए, तो कॉमन पर चाहिए तो यहां तो एचसीएफ होगा या एलसीएम होगा, ये पता चल गया। अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। तो मैंने आपको जब एचसीएफ एलसीएम वाली एक्सरसाइज स्टार्ट कराई थी तो मैंने दो बातें बोली थी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं, जैसे 12 और मान लीजिए 16, ठीक है। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 12 और 16, ठीक है। 12 के मान लो मैं फैक्टर कराऊँ तो क्या आएगा? 2 × 2 × 3। 16 के फैक्टर कराऊँ तो 2 × 2 × 2 × 2, यही आएंगे, ठीक है। अगर मैं इनका बोलूँ आपको एचसीएफ निकाल कर दिखाओ तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे सर देखो ये कॉमन,
ये दोनों में कॉमन, तो आप क्या बोलोगे 4, 2 इंटू 2 4, ठीक है। एलसीएम की अगर मैं बात करूं, एलसीएम निकाल कर दिखाओ, तो आप कहोगे देखो यहाँ पर तो 2 की पावर 2 इंटू 3 है और यहाँ पर 2 की पावर क्या है 4 है। अब जब आप नंबर एलसीएम जब निकालते हो तो एलसीएम में जितने भी नंबर होते हैं सब आते हैं, तो क्या क्या आएगा 2 आएगा, लेकिन 2 की इन दोनों में से कौन सी पावर ली जाएगी 4 वाली, बड़ी वाली, ठीक है। और इनटू में क्या 3, ठीक है। यहां तक बात आ गई समझ में ओके। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि जैसे इसका आंसर कितना बनेगा, कितना है ये 48, पक्का 48 आया। अब मैं आपसे देखो दो चीजें कहूंगा, 12 और 16 का एचसीएफ का आंसर आता है 4, एचसीएफ का आंसर कितना आता है 4, और एलसीएम का आंसर आता है कितना 48। तो ये एचसीएफ एलसीएम क्या है जो हमने फर्स्ट क्लास में समझे थे, वो ये थे कि ये जो 4 जो कॉमन फैक्टर आता है ना, वो ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। एचसीएफ ऐसा नंबर है जो इन दोनों को क्या करता है डिवाइड करता है, ठीक है, हाईएस्ट है। और 48 क्या है, एलसीएम क्या है, तो आंसर है ये 48 ऐसा नंबर है जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड करते हैं, हाँ या ना, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास दो नंबर हैं और उनसे हमारा बड़ा आंसर आना है, आंसर उन दोनों नंबर से कैसा आना है बड़ा आना है, तो इन दोनों नंबर से बड़ा आंसर कौन सा वाला नंबर है यहां पर एलसीएम वाला। और जो नंबर गिवन है उनके इक्वल या उनसे छोटा आंसर आना है तो वो नंबर कौन सा होगा बोलो। तो इसका मतलब अगर मैं कोई वर्ड प्रॉब्लम पढ़ रहा हूं और पढ़कर अगर मैं ये आइडेंटिफाई कर लूं कि मेरा जो आंसर आएगा इन गिवन नंबर से मुझे बड़ा आंसर चाहिए या छोटा चाहिए, तो मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि मुझे एलसीएम चाहिए या एचसीएफ चाहिए। तो कैसे, इसमें कैसे करोगे सर आप, तो देखो मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन ये है कि सोनिया इस राउंड, एक राउंड लगाने में 18 मिनट लेती है, रवि एक राउंड लगाने में 12 मिनट लेता है, लेकिन वो कह रहा है कि रवि और सोनिया अगर दोनों एक साथ एक पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में अगर चलना स्टार्ट हो तो बताओ कितनी देर बाद वो दोनों एक दूसरे को मिलेंगे सेम पॉइंट पर अगेन, ठीक है। तो हमने करके देखा, दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। तो सोनिया और रवि ये दोनों जा रहे हैं और ये राउंड जब कवर हुआ होगा तो सोनिया 18 मिनट लगाती है, ठीक है। तो सोनिया को अब टाइम कितना हो चुका होगा 18 मिनट, लेकिन रवि तो पहले ही पार कर गया होगा यहां से, आया ना, क्योंकि उसे कितने मिनट लगते हैं। तो क्या पहले राउंड में सोनिया और रवि मिल सकते हैं, नहीं मिलेंगे। क्लियर होगी ना बात सबको। पहले राउंड में जैसे मान लो 12 मिनट हुए तो रवि तो यहां पहुंच गया होगा, लेकिन सोनिया को तो 18 मिनट लगेंगे, सोनिया यहां कहीं होगी। ये बात क्लियर हो गई। तो पहली बार पहले राउंड में ये क्लियर है कि पहले राउंड में तो सोनिया और रवि नहीं मिल सकते, ये बात पक्की है, ठीक है। तो अब दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में, चौथे करने के बाद कहीं ना कहीं जाकर एक ऐसा टाइम आया होगा जब दोनों अगेन कहां होंगे, इसी सेम पॉइंट पर रहे होंगे। तो इसका मतलब जो टाइम आएगा उसकी वैल्यू 12 मिनट और 18 मिनट से तो ज्यादा ही होगी। पक्की बात है या नहीं, हाँ या ना, क्योंकि हमारा आंसर 12 मिनट तो आ नहीं सकता क्योंकि पहले राउंड में तो कवर ही नहीं हो रहा है। 18 मिनट आ सकता है, नहीं आ सकता। 12 और 18 से बड़ा आएगा। तो जब 12 और 18 से अगर बड़ा आंसर चाहिए तो वो आंसर कैसे आएगा, एलसीएम से। ये समझ आया, ठीक है। तो 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। तो यहां पर 12 के फैक्टर लिखता हूं, 2 इंटू क्या 3, 18 के फैक्टर 2 इंटू कितना 3 इंटू 3, ठीक है। ये फैक्टर लिख लिए। अब इनका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालोगे तो देखो यहाँ 2 की पावर 2 इंटू 3 है और यहाँ पर 2 इंटू 3 की पावर 2 है। तो इन दोनों में से 2 की पावर 2 लोगे, इन दोनों में से 3 की पावर 2, तो ये कितना बनेगा 9 इंटू 4 36। तो दोनों की स्टार्टिंग करने के बाद 36 मिनट बाद दोनों वापस उसी पॉइंट पर आ गए होंगे, क्योंकि यही वो टाइम है जिसका ये दोनों नंबर क्या हैं, फैक्टर। ये ध्यान रखना, ये वो नंबर है जो जैसे मैंने यहां लिखा था 36 के लिए 12 और 18,
ये वो नंबर है जिसको ये दोनों डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो दोनों में कॉमन आया, ये कॉमन मल्टीपल मिला, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इतने टाइम बाद दोनों एक दूसरे को फिर से मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।